बुकवाइज विद विशाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य के एक ऐसे नाटक की जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। हाँ, हैमलेट मतलब क्लासिक है बिल्कुल। बिल्कुल। ये कहानी है डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की। उसके पिता राजा हैमलेट, उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है और फिर शुरू होता है शक, बदला और क्या कहते हैं पागलपन का एक ऐसा तूफानी सफर। हाँ, जो हमें बहुत सी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जैसे विश्वासघात, भ्रष्टाचार। जिंदगी का मतलब क्या है, मौत क्या है, सच क्या है, इन सब गहराइयों में ये नाटक हमें ले जाता है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस थोड़े जटिल नाटक के जरूरी पहलुओं, किरदारों और इसके फलसफे को मतलब आसान भाषा में समझें। हाँ, कोशिश करते इसे परत दर परत खोलने की। तो कहानी शुरू होती है डेनमार्क का एल्सनोर किला है। वहां सर्द रातें हैं। हाँ, और पहरेदारों को दिखता है एक भूत। बिल्कुल, गुजरे हुए राजा हैमलेट का भूत, हैमलेट का दोस्त है होरेशियो। वो पहले तो मतलब यकीन नहीं करता, हाँ, कौन करेगा, लेकिन जब खुद देखता है तो हैरान रह जाता है। बिल्कुल। और ये भूत ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, इसे एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है डेनमार्क के लिए। हाँ, खासकर तब जब नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास वो बदला लेने के लिए जंग की तैयारी कर रहा है। तो शुरुआत से ही एक तनाव है माहौल में, राजनीतिक भी और अलौकिक भी। सही। और इसी तनाव के बीच हम देखते हैं शाही दरबार। नए राजा हैं क्लॉडियस, हैमलेट के चाचा। हाँ चाचा, जो अब उसके मतलब सौतेले पिता भी बन गए हैं। और रानी रानी है गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ। और हैरानी की बात यह है कि राजा की मौत के शायद 2 महीने भी नहीं हुए और दोनों ने शादी कर ली बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। क्लॉडियस कोशिश तो करता है माहौल को सामान्य दिखाने की, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लगती है ना। हाँ, वो बनावटीपन साफ महसूस होता है। और इसी बनावटी खुशी के बीच वहाँ हैमलेट खड़ा है, काले कपड़ों में, अपने पिता के शौक में डूबा हुआ। उसे अपनी माँ की इतनी जल्दी शादी करना और क्लॉडियस का राजा बनना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जाहिर है उसका वो मशहूर डायलॉग, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। कमजोरी तेरा ही नाम औरत है। हाँ, यही उसकी निराशा और गुस्सा दिखता है। और फिर आती है उसकी पहली सोलिलोक्वी, मतलब जब वो अकेले में अपने मन की बात बोलता है। Oh, that this too solid flesh should melt। हाँ, काश ये मेरा ठोस शरीर पिघल जाए। इसमें वो दुनिया को एक अनवीडेड गार्डन कहता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ बस बुराई ही बुराई है। बिल्कुल, वो जिंदगी से पूरी तरह निराश है, ऊब चुका है। और तभी होरेशियो उसे भूत के बारे में बताता है और हैमलेट वो फौरन फैसला करता है कि वो उससे मिलेगा। देखिए, शेक्सपियर ने शुरुआत में ही कितने सारे धागे बुन दिए हैं ना। हाँ, राजनीतिक तनाव, भूत का रहस्य, परिवार के अंदर का धोखा और इन सब के बीच हैमलेट का वो गहरा अकेलापन, उसका दुख। सही कहा। ये सिर्फ हैमलेट के बदले की कहानी नहीं है, ये एक पूरे माहौल के बिगड़ने की कहानी लगती है। बिल्कुल। इसी बीच एक और जरूरी किरदार आता है, पोलोनियस, राजा का सलाहकार। थोड़ा चापलूस किस्म का भी लगता है। हाँ, अपने बेटे लिएटिस को फ्रांस भेजते हुए लंबी चौड़ी नसीहतें देता है। वो मशहूर लाइन भी है उसमें, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अपने प्रति सच्चे रहो। हाँ, सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, पर अपनी बेटी ओफेलिया को हुक्म देता है कि हैमलेट से दूर रहे। उसे लगता है राजकुमार का प्यार सच्चा नहीं है। यहाँ पोलोनियस का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो सलाह तो देता है, पर उसमें एक चालाकी भी है और थोड़ा मतलब खुद को बहुत अहम समझता है। हाँ, वो है। उसका ओफेलिया को रोकना ये कहानी में शक और कंट्रोल का एक और पहलू जोड़ देता है। उसे लगता है वो सब समझता है, पर असल में उसकी समझ सीमित है। सही। तो रात में हैमलेट किले की दीवारों पर इंतजार करता है भूत का। और भूत आता है। हाँ, आता है और उसे अकेले में ले जाकर वो सच बताता है जो चौंकाने वाला है, कि वो हैमलेट के पिता की आत्मा है। और उसकी मौत वो स्वाभाविक नहीं थी। क्लॉडियस ने मारा था उसे, कैसे? सोते में उसके कान में जहर डालकर। बाप रे, ये नाटक का पहला बड़ा धमाका है। अब हैमलेट का शक वो यकीन में बदल गया। बिल्कुल, भूत उसे बदला लेने को कहता है, लेकिन एक शर्त भी रखता है ना? हाँ, कहता है अपनी माँ गर्ट्रूड, उसको कोई सजा न देना, उसे उसके हाल पर या मतलब ऊपर वाले पे छोड़ देना। लीव हर टू हेवन। ये भी अजीब है। हैमलेट तो सदमे और गुस्से से भर जाता है। वो बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन साथ ही ये फैसला भी करता है कि वो दुनिया की नजरों में पागल होने का नाटक करेगा।
पुट एन एंटिक डिस्पोजिशन ऑन। हाँ, ताकि कोई उसके असली इरादे को समझ न सके। और यहीं से वो दिखावा बनाम सच्चाई वाला खेल और गहरा हो जाता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हाँ, हैमलेट का ये पागलपन का नाटक क्या है ये? क्या ये सिर्फ एक चाल है या वो सच में अंदर से इतना हिल गया है कि मतलब ये सवाल पूरे नाटक में चलता रहता है। सही। क्लॉडियस हैमलेट के इस बदले बर्ताव से परेशान है। उसे शक होता है कि हैमलेट कुछ ज्यादा जानता है। डर तो लगेगा ही। तो वो हैमलेट के बचपन के 2 दोस्तों को बुलाता है, रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टोन, ताकि वो पता लगा सकें कि माजरा क्या है। हाँ, कि इस पागलपन की वजह क्या है। और यहाँ पोलोनियस फिर अपनी थ्योरी लेकर आता है। हाँ, वो तो है ही। उसे पक्का यकीन है कि ये सब ओफेलिया के इश्क का चक्कर है, नाकाम इश्क। जब ओफिलिया बताती है कि हैमलेट अजीब हालत में उसके कमरे में आया था, पोलोनियस का शक और पक्का हो जाता है। और वो राजा को यही बता देता है। ये गलत फहमी कहानी को और उलझा देती है। हैमलेट अपने दोस्तों से मिलता है, हाँ, रोजनक्रैंस और गिल्डनस्टोन से, और वो मतलब पल भर में समझ जाता है कि उन्हें राजा रानी ने भेजा है जासूसी के लिए। होशियार तो है हैमलेट। हाँ, हाँ। वो सीधे सीधे पूछकर सच उगलवा लेता है। और इसी बातचीत में वो दुनिया और इंसान को लेकर अपनी गहरी निराशा जाहिर करता है। वो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन वाली बात। हाँ, वही। इंसान भी क्या कमाल की चीज है। हाँ, दिखने में कितना अद्भुत, बुद्धि में कितना महान, लेकिन आखिर में क्या है? क्विंटेसेंस ऑफ डस्ट। मिट्टी का सार। बिल्कुल। उसका दुनिया से मोहभंग साफ दिखता है। हाँ, वो देख रहा है कि इसके अपने दोस्त तक ईमानदार नहीं है। हर तरफ धोखा, दिखावा। ये एहसास उसे और अकेला और कड़वा बना देता है। तभी महल में कुछ नाटक करने वाले कलाकार आते हैं। एक्टर्स का ग्रुप। हाँ, उन्हें देखकर हैमलेट के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधती है। उसे क्लॉडियस के ज़मीर को पकड़ने का एक तरीका सूझता है। क्या? वो उन कलाकारों से कहेगा कि राजा के सामने एक ऐसा नाटक खेलें जिसकी कहानी हूबहू उसके पिता की हत्या जैसी हो, अच्छा। ताकि वो क्लॉडियस का रिएक्शन देख सके। बिल्कुल। वो क्लॉडियस के चेहरे के भाव देखकर जानना चाहता है कि भूत ने सच कहा था या नहीं। जैसा वो कहता है, द प्ले इज द थिंग वेयरइन आई विल कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। नाटक ही वो चीज है जिससे मैं राजा के ज़मीर को पकड़ूंगा। बहुत चालाक योजना है। यहाँ शेक्सपियर कला की ताकत दिखा रहे हैं ना, कैसे एक नाटक सच्चाई का आईना बन सकता है। हाँ, हैमलेट अब सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ रहा है। और कला से भी। एक्ट 3 शुरू होता है। माहौल में बहुत तनाव है। क्लॉडियस और पोलोनियस वो अभी भी हैमलेट के पागलपन की वजह जानना चाहते हैं। हाँ, वो ओफेलिया को भेजते हैं हैमलेट से मिलने और खुद छिप जाते हैं सुनने के लिए। बिल्कुल, पर्दे के पीछे। और यहीं आता है अंग्रेजी साहित्य का शायद सबसे मशहूर भाषण, हैमलेट की सोलिलॉक्वी। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। होना या न होना, यही सवाल है। इसमें वो जिंदगी के दुखों और मौत के अनजान डर के बीच फंसा हुआ है। क्या जिंदगी ज्यादा मुश्किल है या मरना? ये सिर्फ आत्महत्या के बारे में नहीं है। ये जिंदगी के मतलब पर सवाल है। मुश्किलों से लड़ें या हार मान लें। सही कहा। ये हैमलेट के अंदर जो चल रहा है ना, उस उथल पुथल का चरम बिंदु है। उसका दिमाग ही उसका युद्ध क्षेत्र है। बिल्कुल। वो बदला लेना चाहता है, पर साथ ही वो जिंदगी, मौत, नैतिकता, इन सब सवालों में उलझा हुआ है। और इस गहरी सोच के फौरन बाद वो ओफेलिया से मिलता है और बर्ताव बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा। कहता है उसने कभी प्यार ही नहीं किया, आई लव्ड यू नॉट, और गुस्से में कहता है गो थी टू अ ननरी, जाओ किसी मठ में चली जाओ। ओफेलिया का तो दिल ही टूट जाता है। जाहिर है। ये सीन बहुत परेशान करता है। क्या हैमलेट का गुस्सा असली है या वो ओफेलिया को भी धोखेबाज मान रहा है, या ये सिर्फ नाटक है क्लॉडियस को यकीन दिलाने के लिए? पता नहीं चलता। शेक्सपियर जवाब नहीं देते, दर्शक सोचता रहता है। सही। पर्दे के पीछे छिपे क्लॉडियस को ये सुनकर यकीन हो जाता है कि पागलपन प्यार की वजह से तो नहीं है। उसे हैमलेट की बातों में खतरा लगता है। हाँ, उसे लगता है हैमलेट कुछ ज्यादा जान गया है। वो उसे फौरन इंग्लैंड भेजने का फैसला करता है। लेकिन पोलोनियस वो अभी भी अपनी थ्योरी पर अड़ा है। वो कहाँ मानने वाला है। वो राजा को सलाह देता है कि एक बार रानी गर्ट्रूड को हैमलेट से अकेले में बात करने दे, माँ के सामने शायद सच बोल दे। और पोलोनियस खुद छिप कर सुनेगा। बिल्कुल, जासूसी की आदत। क्लॉडियस का डर वैसे सही है। हैमलेट अब सिर्फ दुखी राजकुमार नहीं, वो एक खतरा बन गया है। और पोलोनियस की ये आदत उसी पर भारी पड़ने वाली है। अब आता है नाटक के अंदर नाटक वाला सीन। हैमलेट ने एक्टर्स को तैयार कर दिया है। होरेशियो से कहता है कि क्लॉडियस पर नजर रखे। हाँ, देखने के लिए कि उसका रिएक्शन क्या होता है। नाटक शुरू होता है और जब वो सीन आता है
जिसमें राजा का भतीजा सोते हुए राजा के कान में जहर डालता है। तो क्लॉडियस क्लॉडियस घबरा जाता है, वो चिल्लाता है, गिव मी सम लाइट, रोशनी लाओ, और उठकर चला जाता है। बस हो गया काम। हाँ, नाटक वहीं रुक जाता है। हैमलेट को अपना सबूत मिल गया। क्लॉडियस की प्रतिक्रिया ने मतलब उसका गुनाह साफ कर दिया, कम से कम हैमलेट के लिए। तो अब उसे यकीन है कि भूत ने सच कहा था। इसके बाद एक सीन है जहां क्लॉडियस अकेले में प्रार्थना करने की कोशिश करता है। वो अपना गुनाह मानता भी है। ओह, माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि इसकी बदबू स्वर्ग तक जा रही है। हाँ, लेकिन वो सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने गुनाहों का फल राज और रानी छोड़ना नहीं चाहता। ये क्लॉडियस के किरदार की गहराई है। वो बुरा है पर जमीर कहीं ना कहीं है, लेकिन लालच भारी है। बिल्कुल, माफी चाहता है पर कीमत चुकाने को तैयार नहीं। तभी हैमलेट वहां पहुंच जाता है। क्लॉडियस प्रार्थना कर रहा है, बदला लेने का एकदम सही मौका। लेकिन हैमलेट रुक जाता है। हाँ, रुक जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए मारा तो उसकी आत्मा तो सीधे स्वर्ग जाएगी। और ये बदला नहीं होगा। सही, ये उसके पिता के साथ अन्याय होगा। वो इंतजार करेगा, क्लॉडियस को तब मारेगा जब वो कोई गुनाह कर रहा हो, ताकि उसकी आत्मा नरक जाए। हाँ। हैमलेट की ये हिचकिचाहट, इस पर बहुत बहस हुई है। क्या ये सच में नैतिक सोच है, या देरी करने का बहाना, या वो हद से ज्यादा सोचता है? कह नहीं सकते। शायद वो सिर्फ मारना नहीं चाहता, बल्कि क्लॉडियस को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है, रूहानी तौर पर भी। हो सकता है। इसके बाद हैमलेट जाता है अपनी माँ रानी गर्ट्रूड के कमरे में, और पोलोनियस? वो छिपा हुआ है पर्दे के पीछे, जैसा तय हुआ था। हैमलेट अपनी माँ पर बुरी तरह बरसता है। उसे क्लॉडियस से शादी करने, पिता को भूल जाने, सबके लिए लताड़ता है। उसकी बातें इतनी तेज और कड़वी हैं कि गर्ट्रूड डर जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है। पर्दे के पीछे से पोलोनियस भी चिल्लाता है। हैमलेट को लगता है क्लॉडियस है, और वो बिना सोचे समझे अपनी तलवार पर्दे के आर पार कर देता है। पर्दा हटाता है तो पोलोनियस की लाश। उफ, ये एक भयानक गलती है और कहानी का एक बड़ा मोड़। हैमलेट अब अनजाने में ही सही हत्यारा बन गया है। हाँ, पोलोनियस की मौत के नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। लेयरतेस बदला लेने आएगा, ओफेलिया का दुख और बढ़ेगा। और हैमलेट, उसके नकली पागलपन और असली उथल पुथल के बीच की रेखा, वो लगभग मिट सी गई है। हाँ, अब फर्क करना मुश्किल है। हैमलेट पोलोनियस की लाश को देखकर उसे घुसपैठ करने वाला मूर्ख कहता है, फिर अपनी मां पर और गुस्सा निकालता है। तभी भूत फिर से आता है। हाँ, सिर्फ हैमलेट को दिखता है और उसे याद दिलाता है असली मकसद क्लॉडियस है, मां को डराना नहीं। गर्ट्रूड भूत को नहीं देख सकती। उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि हैमलेट पागल हो गया है। फिर भी वो वादा करती है कि वो पोलोनियस की मौत का राज रखेगी। ये माँ बेटे का रिश्ता भी बड़ा जटिल दिखाया है शेक्सपियर ने। हाँ, पोलोनियस की मौत की खबर सुनकर क्लॉडियस को हैमलेट को डेनमार्क से दूर भेजने का पक्का बहाना मिल जाता है। हाँ, अब वो आसानी से उसे भेज सकता है। वो फौरन हैमलेट को रोजेनक्रेंस और गिल्डनस्टर्न के साथ इंग्लैंड रवाना कर देता है, और साथ में एक गुप्त चिट्ठी, जिसमें इंग्लैंड के राजा से कहा गया है कि हैमलेट के पहुंचते ही उसे मरवा दिया जाए। खतरनाक चाल। वैसे अगर ये चर्चा, हैमलेट की कहानी की ये उलझनें आपको दिलचस्प लग रही हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। बुकवाइज विद विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, इससे हमें और ऐसी गहराइयों में उतरने का हौसला मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इंग्लैंड जाते हुए रास्ते में हैमलेट की मुलाकात होती है नॉर्वे की सेना के कप्तान से। उसे पता चलता है फोर्टिनब्रास की सेना के बारे में। हाँ, कि वो इतनी बड़ी सेना लेकर पोलैंड की जमीन के एक छोटे से बेकार से टुकड़े के लिए लड़ने जा रही है, सिर्फ नाम और इज्जत के लिए। ये देखकर हैमलेट को खुद पर शर्म आती है। वो सोचता है मेरे पास बदला लेने की इतनी बड़ी वजह है और मैं हिचकिचा रहा हूँ। जबकि फोर्टिनब्रास बिना किसी ठोस वजह के इतना बड़ा जोखिम ले रहा है। बिल्कुल, और यही वो संकल्प लेता है, माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ। अब से मेरे विचार या तो खूनी होंगे या उनका कोई मोल नहीं। ये एक और अहम मोड़ है। हैमलेट अब बदलना चाहता है। हाँ, वो अपनी हिचकिचाहट से बाहर आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। उधर डेनमार्क में हालात और बिगड़ रहे हैं। ओफेलिया, बेचारी ओफेलिया, वो पिता की मौत और हैमलेट के बर्ताव के सदमे से पूरी तरह टूट गई है। पागल हो गई है। दरबार में अजीब गाने गाती फिरती है, लोगों को फूल बांटती है। काल्पनिक फूल। हर फूल का एक मतलब है, दुख, बेवफाई, याद। दिल दहला देता उसका हाल। वो इस कहानी की सबसे मासूम शिकार है। उसका पागलपन देखकर सच में लगता है कि डेनमार्क में कुछ सड़ रहा है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। सही। तभी पोलोनियस का बेटा लियार्टेस
फ्रांस से वापस आता है पिता की मौत की खबर सुनकर। गुस्से में। हाँ, गुस्से में है। भीड़ लेकर महल में घुस आता है। राजा क्लॉडियस से जवाब मांगता है। और क्लॉडियस वो बड़ी चालाकी से उसके गुस्से को हैमलेट की तरफ मोड़ देता है। यकीन दिलाता है कि पोलोनियस की मौत का जिम्मेदार हैमलेट है और वो बदला लेने में मदद करेगा। क्लॉडियस अपनी राजनीतिक चालबाजी में माहिर है। लियार्टेस गुस्से में अंधा है, वो आसानी से फंस जाता है। तभी खबर आती है हैमलेट बच निकला है और डेनमार्क वापस आ रहा है। कैसे? समुद्री डाकुओं ने जहाज पर हमला किया था, वो किसी तरह बचकर वापस आ गया। अच्छा, तो अब क्लॉडियस और लियार्टेस मिलकर हैमलेट को मारने की पक्की साजिश रचते हैं। एक दोस्ताना तलवारबाजी का मैच रखेंगे जिसमें लियार्टेस की तलवार की नोक पर जहर लगा होगा। हाँ, और बैकअप प्लान, क्लॉडियस एक जहरीला जाम तैयार रखेगा। मैच के दौरान हैमलेट को पीने के लिए देगा। बिल्कुल। ये साजिश दोस्ती की आड़ में कत्ल की तैयारी, दिखावा और धोखा अपने चरम पर हैं। और जैसे ही ये साजिश बन रही होती है, रानी गर्ट्रूड एक और बुरी खबर लेकर आती हैं। ओफेलिया डूबकर मर गई है। कैसे? नदी किनारे फूल तोड़ रही थी, टहनी टूटी, पानी में गिर गई और वो डूबी नहीं, तैरते हुए पुराने गाने गाती रही जब तक कपड़े भारी होकर उसे नीचे नहीं ले गए। हे भगवान, हादसा था या आत्महत्या, ये भी साफ नहीं है। नहीं है। ओफेलिया की मौत ये कहानी की त्राजेडी को और गहरा कर देती है। वो डेनमार्क के नैतिक पतन का अंतिम प्रतीक बन जाती है। एक्ट वी शुरू होता है कब्रिस्तान से। 2 कब्र खोदने वाले हैं, कब्र खोद रहे हैं और साथ में मजाक भी कर रहे हैं, मौत के बारे में, अमीरी गरीबी के बारे में। हाँ, और ओफेलिया को ईसाई रीति से दफनाने पर भी बहस कर रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या करने वालों को वैसा सम्मान नहीं मिलता था। उसका मजाक मौत की सच्चाई और जिंदगी की नाजुकता को दिखाता है। एक अजीब सा यथार्थवाद है उसमें। हैमलेट और होरेशियो वहां पहुंचते हैं। हैमलेट एक खोपड़ी उठाता है। योरिक की खोपड़ी। हाँ, कब्र खोदने वाला बताता है राजा का मजाकिया था, बचपन में हैमलेट को खिलाता था। हैमलेट खोपड़ी को देखकर जिंदगी की सच्चाई पर सोचने लगता है। अलास, पुअर योरिक, आई न्यू हिम, होरेशियो। हाँ। वो सोचता है कि बड़े बड़े राजा, सिकंदर जैसे लोग भी आखिर में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये कब्रिस्तान वाला सीन बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ मौत की याद नहीं दिलाता, बल्कि हैमलेट के नजरिए में एक बदलाव दिखाता है। कैसा बदलाव? वो अब मौत को एक सच्चाई के तौर पर, शायद ऊपर वाले की मर्जी, डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स के तौर पर देख रहा है। योरिक की खोपड़ी एक मेमेंटो मोरी है, याद रखो कि मौत आनी है। सही। तभी ओफेलिया के जनाजे का जुलूस आता है। हैमलेट को पता चलता है ये ओफेलिया की कब्र है। वो चौंक जाता है। लियर्टीज दुख के मारे कब्र में कूद जाता है। ये देखकर हैमलेट भी सामने आता है। कहता है वो ओफेलिया से 40,000 भाइयों से ज्यादा प्यार करता था। दोनों में कब्र में ही हाथापाई हो जाती है। माहौल बहुत ही दुखद और तनावपूर्ण है। बाद में महल में हैमलेट होरेशियो को बताता है कि वो इंग्लैंड वाली साजिश से कैसे बचा। हाँ, वो चिट्ठी बदलने वाली बात। उसने जहाज पर क्लॉडियस की चिट्ठी बदल दी थी। क्लॉडियस की मोहर का इस्तेमाल करके नई चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था कि चिट्ठी लाने वालों को, यानी रोजनक्रांस और गिल्डनस्टर्न को, फौरन मार दिया जाए। हैमलेट कहता है उसे उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं। दे आर नॉट नियर माई कॉन्शियस। यहाँ हैमलेट का एक बदला हुआ, ज्यादा निर्णायक रूप दिखता है, यहाँ तक कि थोड़ा बेरहम भी। हाँ, वो हिचकिचाहट कम हो गई है। उसने हालात को अपने काबू में लेना सीख लिया है, चाहे तरीका सही हो या गलत। तभी महल का एक दरबारी आता है, ऑस्ट्रिक, बड़े अजीब बनावटी अंदाज में। हाँ, बहुत ही ज्यादा बनावटी। वो हैमलेट को लियर्तेस के साथ तलवारबाजी के मुकाबले का न्योता देता है। हैमलेट मान लेता है। होरेशियो को कुछ गड़बड़ लगती है, वो आगाह करता है। लेकिन हैमलेट कहता है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, द रेडीनेस इज ऑल। एक गौरैया के गिरने में भी ऊपर वाले की मर्जी होती है, तैयार रहना ही सब कुछ है। वो अब भाग्य का सामना करने को तैयार है। उसमें एक अजीब सी शांति आ गई है। हाँ, वो अब कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो होना है उसके लिए तैयार है। और फिर आता है वो आखिरी विनाशकारी तलवारबाजी का मुकाबला। हाँ। शुरू होने से पहले हैमलेट लियर्टेस से माफी मांगता है। कहता है जो भी हुआ वो उसके पागलपन की वजह से था। लियर्टेस दिखावे के लिए माफी कबूल कर लेता है। मैच शुरू होता है। हैमलेट पहले 2 राउंड जीत जाता है। क्लॉडियस जश्न के बहाने हैमलेट को जहरीला जाम पीने को देता है। हैमलेट मना कर देता है। और तभी अनजाने में रानी गर्ट्रूड बेटे की जीत से खुश होकर वही जहरीला जाम पी लेती हैं। क्लॉडियस रोकना चाहता है, पर देर हो चुकी होती है।
ये तो मैच फिर शुरू होता है। इस बार लियाटियस हैमलेट को जहरीली तलवार से घायल कर देता है। और झगड़े में तलवारें बदल जाती हैं। हाँ, अब हैमलेट के हाथ में जहरीली तलवार है और वो अनजाने में उसी तलवार से लियाटियस को घायल कर देता है। तभी रानी गर्ट्रूड जमीन पर गिर जाती हैं, चिल्लाती हैं, द ड्रिंक, आई एम पॉइजन्ड। जाम जाम, मुझे जहर दिया गया है। लियाटिस समझ जाता है कि वो भी मरने वाला है। मरते मरते वो सारी साजिश उगल देता है। जहरीली तलवार, जहरीला जाम, क्लॉडियस का हाथ, सब बता देता है। वो हैमलेट से माफी मांगता है और मर जाता है। हैमलेट, जिसे पता है कि वो भी मरने वाला है, आखिरकार अपना बदला पूरा करता है। वो चिल्लाता है, देन वेनम टू दाई वर्क, और क्लॉडियस पर जहरीली किलवार से वार करता है। फिर बचा हुआ जहरीला जाम भी जबरदस्ती पिला देता है। Here thou incestuous, murderous, damned Dane, follow my mother. ले, ए रिश्ते खराब करने वाले खूनी शापित डेन, मेरी माँ के पीछे जा। क्लॉडियस मर जाता है। हैमलेट भी अब मौत के करीब है। होरेशियो, उसका वफादार दोस्त, वो इतना दुखी है कि खुद भी जहर पी कर मर जाना चाहता है। लेकिन हैमलेट उसे रोकता है। हाँ, कहता है तुम्हें जिंदा रहना होगा, दुनिया को मेरी सच्ची कहानी बतानी होगी, ताकि उसका नाम साफ हो सके। वो फोर्टिनब्रास को डेनमार्क का अगला राजा बनाने की इच्छा जाहिर करता है और उसके आखिरी शब्द, द रेस्ट इज साइलेंस। बाकी सब खामोशी है। और जैसे ही हैमलेट दम तोड़ता है, फोर्टिनब्रास अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है। लाशें देखकर हैरान रह जाता है। होरेशियो उसे पूरी कहानी सुनाने का वादा करता है। फोर्टिनब्रास हैमलेट को एक सैनिक की तरह सम्मान देने का हुक्म देता है। उसका आना एक तरह से डेनमार्क में व्यवस्था की वापसी का प्रतीक है। लेकिन ये व्यवस्था बहुत बड़ी तबाही और मौतों के बाद आई है। हाँ, कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। तो हमने हैमलेट की पूरी कहानी के उतार चढ़ाव देखे। क्या लगता है, इस सब का निचोड़ क्या है? हैमलेट का असली संघर्ष क्या था? मेरे ख्याल से ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। सोचने और करने के बीच का संघर्ष, सही और गलत के बीच की कश्मकश। हाँ, ये दिखाती है कि बदला लेने का इरादा चाहे कितना भी जायज लगे, वो इंसान को अंदर से खोखला कर सकता है। बिल्कुल। और जो मुख्य बातें हैं, दिखावा और असलियत, भ्रष्टाचार, मौत की सच्चाई, एक्शन लेना या न लेना, ये आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। सही कहा। शेक्सपियर ने किरदारों और हालातों का ऐसा जाल बुना है कि सदियों बाद भी लोग इससे जुड़ पाते हैं और नए मतलब निकाल पाते हैं। हाँ, इसीलिए ये क्लासिक है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ओफेलिया की दुखद मौत और हैमलेट के पागलपन को ध्यान में रखते हुए, क्या ऐसा लगता है कि धोखे और बदले के इस माहौल में फंसे किरदारों की किस्मत के लिए समाज या उनके आसपास के लोग भी जिम्मेदार थे? सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा इस पर। बुकवाइज विद विशाल पर हैमलेट की इस कहानी में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। और अगर हाँ, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक आखिरी सवाल, अगली बार आप किस किताब का सार सुनना पसंद करेंगे? अपनी पसंद कमेंट्स में बताएं। हो सकता है आपकी चुनी हुई किताब ही हमारे अगले एपिसोड का हिस्सा बने।